नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज हम अधूरे मॉडल सेट को पूरा करने वाले हैं, जो 8वीं कक्षा के गणित सेट का था, जिसमें हम लोग 30 नंबर सवाल तक हल कर चुके थे। टोटल 50 प्रश्न थे, जिसमें 30-31 प्रश्न तक हम लोग हल किए थे। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो 30 नंबर सवाल के बाद जो 31 नंबर सवाल है, हम लोग वहां से शुरू करते हैं। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऑयलर सूत्र है। ऑयलर सूत्र का मतलब हम अभी जो बात कर रहे हैं वो 31 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, 31 नंबर सवाल में हमसे पूछा कि ऑयलर सूत्र क्या है। ध्यान दीजिएगा, ऑयलर सूत्र जो होता है वो इस प्रकार का होता है, F प्लस V माइनस E बराबर 2। अब आप ऑप्शन में जब देखेंगे तो एक भी ऑप्शन में आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप ऑप्शन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, समझिएगा, ऑप्शन ए में दे दिया या फर्स्ट में F प्लस V बराबर 2 माइनस E माइनस 2 दिया है। E माइनस नहीं है, प्लस 2 है। फिर दूसरा ऑप्शन में दे दिया F माइनस V बराबर E प्लस 2। तीसरा ऑप्शन में दिया है F माइनस V बराबर E माइनस 2। और एक चौथा ऑप्शन में दिया है F भी बराबर 2E। एक बात बताइए, जो ये सूत्र है उसके आधार पर कौन सा सही होगा। यदि हम E को उठा करके बराबर के उस तरफ ले जाएं तो E प्लस 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा कौन सही होगा। तो यहाँ जो 31 नंबर सवाल था उसका ऑप्शन 1 जो है वो सही है। कितना, इसका मतलब जो आंसर है वो क्या हुआ, F प्लस V बराबर E प्लस 2। कोई दिक्कत है ना तक? तो ये तो हमारा क्लियर हुआ। आगे हम 32 नंबर सवाल की ओर चलें। तो जब 32 नंबर सवाल की ओर चलेंगे तो उसमें क्या कहता है, सुनिएगा। सवाल नंबर 32 में 32 नंबर सवाल में कहता है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह का चतुर्भुज है समचतुर्भुज। यानी किसी समचतुर्भुज के बारे में कहा जाए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इस विकर्ण को D1 कहते हैं और इस विकर्ण को D2 कहते हैं। इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 इंटू D2 मतलब 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 लिखेंगे। पहला विकर्ण का मान कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बोला है 24 सेंटीमीटर। अगर ये 24 है और दूसरा वाला कितना है 10, दूसरा वाला 10 है। एक विकर्ण 24 और दूसरा विकर्ण 10 है, तो एक को 24 लिखना होगा और दूसरे को, जब हम काटेंगे तो 2 से 12 बार में कट जाएगा, 24 12 दहां 120। यानी उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना गया, 120 सेंटीमीटर। और 120 सेंटीमीटर किसमें दिया है, ऑप्शन 1 में दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर होगा क्या, नहीं। 2 में दिया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर होगा क्या, 3 में दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर होगा क्या, नहीं। तो चौथा में दे दिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही सही होगा। तो कौन सा, ऑप्शन 4। और इसमें आंसर क्या आया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को। अब सवाल नंबर 33 में चलिए। सवाल नंबर 33 में क्या कहता है उसको सुनिएगा। कहता है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हैं तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समलंब चतुर्भुज कहते किस पर, पहले उसको भी थोड़ा समझ लिया जाए। तो समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, जबकि दूसरा जोड़ा समांतर नहीं होता है। यही है आपका समलंब चतुर्भुज। अब इसमें कहता है कि जो समांतर भुजा है उसमें एक समांतर भुजा 6 है और दूसरा 8 है। तो ये 6 होगा और ये 8 होगा, क्योंकि यही दोनों में समांतर है। अब इसका सूत्र क्या होगा क्षेत्रफल का। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग
और गुना में होता है ऊंचाई h। कोई दिक्कत? आपके पास दिया क्या क्या है, तो दोनों समांतर भुजा तो दिया हुआ था, एक ऊंचाई भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब सूत्र के आधार पे रख दीजिए, तो रखेंगे तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग यानी 6 + 8 होगा कि नहीं, 6 + 8 गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 5 रख लीजिए, 1/2 गुने 8 और 6 14 गुने 5। जब 2 से 14 काटेंगे तो 7 बार में 7 × 5 = 35 यानी 35 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्या दिक्कत है बाबू, बाहर क्या कर रहे हैं, जगह देकर के बैठिए। देखिएगा इधर, अब इसमें ऑप्शन कितना कितना दिया है। ऑप्शन 1 में दे दिया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है क्या? हाँ, तो पहला जब सही हो गया तो आगे सोचना ही नहीं है, तो यही इसका ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही है, जिसका आंसर क्या है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई समस्या है? ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह का जितना भी सूत्र है ना, वो सभी सूत्र आपको याद रखने चाहिए। अगर सूत्र याद नहीं रहेगा तो आप सवाल नहीं बना पाइएगा। चलिए सवाल नंबर 34 में चलते हैं। सवाल नंबर 34 में क्या कहता है सुनिएगा। इसमें कहा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी क्या होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखिएगा, यहाँ पे भुजा को L माना है। सुनिएगा ध्यान से ऑप्शन डायरेक्ट। ऑप्शन 1 में कहता है 4L स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो जितने फलक होते हैं उतना से गुना किया जाता है घन में, तो 6L स्क्वायर जो होगा वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का। तो पहला ऑप्शन में दे दिया 4L स्क्वायर, सही होगा क्या? नहीं। दूसरा में दे दिया 6L स्क्वायर, सही है क्योंकि इसमें 6 फलक होते हैं और एक वर्गाकार फलक का क्षेत्रफल L स्क्वायर होगा, तो 6 का 6L स्क्वायर होगा। तो यहाँ 34 नंबर का ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है 6L स्क्वायर। इसके स्थान पर हम लोग 6 गुने भुजा स्क्वायर सीखे हैं, 6 गुने 1 स्क्वायर सीखे हैं, तो L भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 35 की ओर बढ़े। सवाल नंबर 35 में कहता है एक बेलन की त्रिज्या, इस तरह का बेलन होता है आप समझते हैं, इस तरह का एक बेलन दिया है और इसका त्रिज्या दे दिया यहाँ से यहाँ तक आधा, वो त्रिज्या कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या कहता है उसको समझिएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। क्लियर है? वैल्यू पुट कीजिए, 2 तो 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 गुने r कितना दिया है 14 और गुने h कितना दिया है 10। अब 7 से अगर 14 को काटे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 22 चौक 88। अब एक जीरो पड़ेगा, यही सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर होगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है उसको सुनिए। पहला जो ऑप्शन है वो दिया 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, बात नहीं करेंगे, चुपचाप ध्यान से सुनिए। पहला ऑप्शन है 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर होगा क्या? नहीं। दूसरा में दे दिया 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है? नहीं। तीसरा में 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है? ये जो ऑप्शन है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही बिल्कुल सही उत्तर है। कोई डाउट किसी को? इसके बाद सवाल नंबर 36 को देखते हैं। जब सवाल नंबर 36 में देखिएगा तो इसमें क्या कहता है सुनिएगा। इसमें कहता है यदि घन की एक भुजा, एक घन है उसका एक भुजा दिया हुआ है, घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। मान लीजिए हम लोग घन ऐसा जानते हैं कि नहीं, इसका एक भुजा कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर। तो जितना एक भुजा होता है ना उतना ही सब होता है, चाहे वो लंबाई हो चौड़ाई हो ऊंचाई हो, क्योंकि घन है ना, तो घन की प्रत्येक भुजाएं 8 सेंटीमीटर ही होंगी। आगे बात करें तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसी घन का आयतन ज्ञात करना है, तो घन का आयतन का सूत्र होता है a क्यूब, यानी भुजा का पावर 3 जानते हैं, तो a क्यूब, a का मतलब 8 दिया हुआ है एक भुजा, तो इसका पावर 3 कर देंगे। 8 गुने 8 कितना होता है 8 64 और गुना में 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 छक 48 और 3 51, यानी 512 सेंटीमीटर क्यूब होगा आपका आंसर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में क्या दिया, पहला में दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब, गलत है। दूसरा में दे दिया 512 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है, कितना 512 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है किसी को? समझ में आ रहा है ना? आगे चलिए, अगर समझ में ना आए तो आप एक बार वीडियो को देख लेंगे, ज्यादा समझ में आने लगेगा। आगे चलिए सवाल नंबर 37 को देखिए। सवाल नंबर 37 में क्या कहता है, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, वो है क्या बेलन। इस प्रकार का बेलन दिया हुआ है
और इसमें कहा कि त्रिज्या त्रिज्या कितना दिया 7, त्रिज्या दे दिया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना 10 सेंटीमीटर। और हमसे कहता है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, होता है कि नहीं। तो पाई का मान क्या 22/7, आर का मान क्या 7, तो 2 बार आर लिखना होगा क्योंकि आर स्क्वायर है तो 7 गुने 7 और एच 10, यहाँ पे 10 लिखेंगे। 7 से 7 कैंसिल। अब 22 सत्ते 54 से 154 और 1 0 10 वाला सेंटीमीटर का पावर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में इतना तो दिया हुआ रहेगा लेकिन यहाँ स्क्वायर दिया हुआ रहेगा, तब सोच लीजिएगा कि आयतन है तो क्यूब होना चाहिए या पावर 3 होना चाहिए। अब ऑप्शन का मान सुनिए। पहला में दे दिया 1540 सेंटीमीटर क्यूब, सही है, पहले सही आ गया। ये पहला जो ऑप्शन है 1540 सेंटीमीटर क्यूब, यही बिल्कुल सही उत्तर हो गया। कोई समस्या किसी को? चलिए अब आगे बात करें। तब सवाल नंबर 38 का बात करेंगे कि सवाल नंबर 38 में क्या कह रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए चले 38 नंबर सवाल के पास। सवाल नंबर 38 में कहता है कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। किसका? घनाभ का। और उसमें क्या क्या दे दिया, यदि घनाभ की लंबाई यानी एल बराबर कितना दे दिया, एल बराबर दे दिया 6 मीटर। आगे कहता है चौड़ाई यानी बी बराबर दे दिया 3 मीटर और ऊंचाई एच बराबर दे दिया 2 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी का आयतन निकालना है। आयतन तो घनाभ का आयतन बराबर आपको सूत्र बताया गया होगा एल बी एच, एल गुने बी गुने एच आयतन ना। इधर देखिएगा एल का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू 2। 6 3 18 दूनी 36। मीटर में होगा तो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब। कितना आया 36 मीटर क्यूब। अब ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में आपका दे दिया पहला में 24 मीटर क्यूब, सही है क्या? दूसरा में दिया 36 मीटर क्यूब, सही है। यानी दूसरा ऑप्शन सही है 36 मीटर क्यूब। आगे चलें 39 नंबर सवाल की ओर। 39 नंबर सवाल में क्या कहता है सुनिएगा। घन के कुल कितने किनारे होते हैं? घन के कुल कितने किनारे होते हैं? तो पहले हम आपको घन बना करके दिखाते हैं। देखिएगा ये आपका घन है, अभी बनाए भी थे। ये आपका घन है। अब घन का किनारा आपसे पूछ रहा है तो किनारा गिन लीजिए। एक किनारा 2 3 4, 4 ऊपर 1 2 3 4 नीचे और 1 2 3 4 खड़ा है तो 4 दिया, 4 ऊपर 4 नीचे 8 और 4 खड़ा 12। तो किनारे कितने हो गए 12। तो ऑप्शन में देख लीजिए घन के कुल कितने किनारे होते हैं 39 में पूछा। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 6 होगा क्या? नहीं। 2 में दे दिया 8 होगा क्या? 3 में दे दिया 12 होगा क्या? यही तीसरा जो ऑप्शन है 12 वो बिल्कुल सही उत्तर है क्योंकि 12 किनारे होते हैं। सवाल नंबर 40 में आइए। अगर सवाल नंबर 40 की बात करें तो इसमें कहता है 4 का मिलान चिन्ह ज्ञात कीजिए। क्या? 4 का मिलान चिन्ह। अब एक बात आपको बताएं कि 4 का मिलान चिन्ह, 1 का मिलान चिन्ह होता है ऐसे 1, 2 का मिलान चिन्ह होता है 2, 3 का मिलान चिन्ह होता है 3 लाइन होता है कि नहीं। और 4 का मिलान चिन्ह अगर चाहिए तो 1 2 3 4 होता है। अगर 5 का मिलान चिन्ह कहिएगा तो यहाँ से ऐसे काटा हुआ रहता है, होता है कि नहीं। यही चीज आपको समझना है। तो 4 का हमको चाहिए तो 4 का काटना नहीं है, सॉरी 5 वाला में 4 का लिखा गया। डस्टर कहाँ गया? ये 4 का 4 लाइन दिया हुआ रहता है, ठीक है। 4 का कितना लाइन? 4। तो यहाँ पे देख लीजिए आप ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 3, सॉरी 4 लाइन दिया हुआ है। यही आंसर सही हो जाएगा। 4 ठो लाइन ना, मिलान चिन्ह में 4 ठो लाइन। और अगर रोमन संख्या में लिखना होगा तो आई भी होता है कि नहीं। ये भी दिया हुआ है ऑप्शन 2 में, तो इसको गलती करके नहीं टिक मार देना है। समझ में आया? 40 तक का सवाल क्लियर हुआ? हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे 40 के। अब हम लोग देखेंगे 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल में क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहता है वर्ग अंतराल 30 40, ऐसा लिखा हुआ है वर्ग अंतराल के रूप में 30 से 40। शायद आप लोगों को बताया भी गया होगा। 30 से 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। और वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए ये दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दिया जाता है। तो 30 प्लस 40 बटा 2, तो 40 और 30 70 और बटा में 2 काटिएगा तो कितना 35। यही 35 आपका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन 1 में दिया 20, सही है। ऑप्शन 2 में है 25, ये भी गलत है। ऑप्शन 3 में है 30, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 में है 35, ऑप्शन 4 हमारा सही हो गया। कितना 35। कोई दिक्कत?
अगला सवाल 42। 42 में क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। कहता है कि वर्ग अंतराल इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह का 20-30 वर्ग अंतराल क्या दे दिया 20-30, और कहता है कि इसकी माप ज्ञात कीजिए। तो माप ज्ञात करने के लिए जो इसमें उच्च सीमा होता है उसमें से निम्न सीमा को घटा दिया जाता है। बड़का में से छोटा के घटा देना, तो 30 में से 20 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 10, और यही इसकी माप कहलाएगा। और माप जो होता है उसी को एच कहते हैं। क्या कहते हैं एच। आगे मिलेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया माप उसका, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 10 आ गया, तो यही ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया 10। आगे बात करें 43 नंबर सवाल का। तो 43 नंबर सवाल में सुनिएगा क्या कहता है, आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं। तो सबसे बड़ा प्रेक्षण और सबसे छोटा प्रेक्षण का अंतर जब निकालते हैं तो वो कहलाता है परिसर। क्या कहलाता है परिसर। अब देखिए ऑप्शन 1 में दिया है वर्ग अंतराल, गलत है। 2 में दे दिया बारंबारता, ये भी गलत है। 3 में दे दिया वर्ग चिन्ह, ये भी गलत है। और 4 में दे दिया परिसर। ये 4 ऑप्शन जो आपका सही है वो है परिसर। कोई दिक्कत किसी को, कोई भी समस्या हो जरूर पूछिएगा। सवाल नंबर 44 क्या नहीं हो रहा है। अगला सवाल, वृत्त आरेख का दूसरा नाम क्या है। आप लोग पाई चार्ट का नाम सुने हैं, पढ़े हैं ना। जो पाई चार्ट आप लोग पढ़े हैं उसी को वृत्त आरेख कहा जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि वृत्त आरेख का दूसरा नाम क्या है, वही पाई चार्ट। तो पाई चार्ट किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में दे दिया आयत चार्ट, गलत। दूसरा में दे दिया पाई चार्ट, यही सही है। तो दूसरा जो है पाई चार्ट, वही ऑप्शन हमारा सही है, पाई चार्ट। कोई दिक्कत। अब सवाल नंबर 45 को देखें। तो सवाल नंबर 45 में क्या कहता है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालें। प्रायिकता का सवाल, 2 सिक्कों को जब एक साथ उछालेंगे तो हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होगा। मान लीजिए अगर हम 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं तो एक तरफ हेड और एक नीचे तरफ क्या होगा, टेल होगा कि नहीं। जब एक साथ दोनों को उछालेंगे तो दोनों में हेड आ सकता है कि नहीं। हेड टेल आ सकता है, पहले में हेड दूसरा में टेल। अगला में चलिएगा तो टेल अब हेड आ सकता है, पहला में टेल और दूसरा में हेड, और दोनों में टेल आ सकता है, टी आएगा कि नहीं। तो कितने कुल परिणाम हो गए 4, तो 4 ही तो बनेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में क्या कहा, 45 का पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4, सारे परिणाम ला रहा है, इसलिए हमारा आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा जिसका आंसर है 4। आगे बात करें 46 नंबर सवाल का। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। सवाल नंबर 46, बात नहीं करना है बाबू, ध्यान से समझना है क्योंकि परीक्षा में इसी तरह का सवाल आ रहा है। तो 46 नंबर सवाल में कहता है कि जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा समझते हैं आप लोग, लूडो खेले हैं, उसमें जो गोटिया होता है, गोटिया नहीं मतलब छक्का, एक से 6 तक निकल रहता है, वही क्या है पासा है। उसको जब हम लोग फेंकते हैं तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो याद रखिएगा, जब हम पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 6 तक लिख रहता है तो 10 कहाँ जाएगा, 6 तक आएगा। तो कुल परिणामों की संख्या आपके पास कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 गुना। अब कहा कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो सम संख्या कै गो है, सम संख्या कराना होगा तो या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, यही आएगा। तो कै गो आ सकता है 3 गो। अब ये है संभावित परिणाम और ये है कुल परिणाम, क्लियर। तो कुल परिणामों की संख्या और संभावित परिणामों की संख्या के आधार पर प्रायिकता निकाला जाता है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। काटिएगा तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2। देखिए किस ऑप्शन में 1/2 दिया है। पहला ऑप्शन में 1/3 गलत है, दूसरा में दे दिया 2/3, ये भी गलत है, तीसरा में दे दिया 1/2, सही है। तो तीसरा जो ऑप्शन है 1/2, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को। आगे सवाल नंबर 47 देखिए। सवाल नंबर 47 में कहता है कि एक थैले में 4 नीली गेंद, ध्यान से सुनिएगा, ये 10वां क्लास में भी इस तरह का सवाल पूछता है और ये 10वां का ही सवाल है, ये है पूरा के पूरा एकदम हूबहू 10वां वाला उठा के डाल दिया है, ठीक है। तो आप लोग हैं 8वां का पढ़ रहे हैं, 8वां में है और 10वां का अभी मिल रहा है। अभी अगर बना लीजिएगा तो समय बनाने में तकलीफ होगा। सुनिएगा, यहाँ बोला कि एक थैले में 4 नीली गेंद, 4 नीली गेंद और क्या कहा 2 हरी गेंद, 2 हरी गेंद और 5 काली गेंद, 5 काली गेंद। क्या कहा काली गेंदे हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली होगी, पीली होगी, पीली होगी। अपने से सोच के बताइए कि पीला जब एकरा में है ये नहीं है तो पीला होगा, एक असंभव घटना न हो गया। तो असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है।
समझ में आया? असंभव रहेगा तो जीरो। अब तो इसका ऑप्शन जो जीरो देगा वही होगा, तो पहला ऑप्शन में ही जीरो दिया हुआ है, जो पहला ऑप्शन है वही आपका जीरो सही हो गया। लेकिन सवाल को बदल के आपसे पूछे कि बताइए कि नीली गेंद आएगी इसकी क्या प्रायिकता है, ऐसा पूछ सकता है। तो हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जानना है, नीली गेंद आने की क्या प्रायिकता है। तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसका संख्या ऊपर और टोटल संख्या नीचे। तो 4, अगर नीली संख्या आने की प्रायिकता पूछेगा तो 4 ऊपर और टोटल गेंदों की संख्या नीचे। 4 2 6 5 11। इसी तरह से अगर कह दिया कि हरी गेंद आने की प्रायिकता बताइए, तो हरिहरका गेंदों की संख्या ऊपर और टोटल नीचे 11 है ना। उसी तरह से काली का पूछ दिया तो 5 ऊपर अब 11 नीचे। बुझाया? सबका प्रायिकता निकाल सकते हैं ना, देगा तो। चलिए, ये सवाल नंबर 47 आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 48 को। तो 48 नंबर सवाल में देखिएगा क्या कहता है। सवाल 48 इसमें कह रहा है ना कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। सब लोग जानते होंगे मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है कि नहीं। ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है 0 0, तो ज्यादा झांके की जरूरी है नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन 1 0 0। सवाल नंबर 49 इसमें कहा कि बिंदु -3, -4 किस चतुर्थांश में होगा। तो इस तरह का आप लोग कार्तीय तल समझते हैं। इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको कहा जाता है द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहा जाता है तृतीय चतुर्थांश और इसको कहा जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें याद रखिएगा कि ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष में दाहिना तरफ वाला प्लस में और बायां तरफ वाला माइनस में, ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला माइनस में। इससे जब हम यहाँ देखेंगे तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा यानी प्रथम चतुर्थांश होगा उसमें आता है प्लस प्लस, आता है कि नहीं। तो ये में देखिए तो प्लस प्लस है दोनों में, नहीं -3 और -4 दिया हुआ है, यही कभी पहले में आ सकता है। शुरू वाला भी प्लस में होना चाहिए, बाद वाला भी प्लस में, ऐसा नहीं ना है। दूसरा में आइए तो एक्स वाला माइनस और वाई वाला प्लस है नहीं चतुर्थांश में, तो माइनस प्लस है क्या यहाँ? नहीं, ये भी नहीं होगा। द्वितीय चतुर्थांश में भी नहीं होगा। तृतीय चतुर्थांश में यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, एक्स वाला पहले और वाई वाला बाद में माइनस, तो माइनस माइनस दोनों में माइनस है कि नहीं। अगर दोनों में माइनस है तो किस चतुर्थांश में मिल गया? तृतीय चतुर्थांश में। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है सर? प्लस और माइनस होता है, समझ गए। तो हमको आंसर किसमें मिल गया? तृतीय चतुर्थांश में। तो देखिए ऑप्शन सुनिएगा, पहला का है प्रथम चतुर्थांश, गलत। दूसरा ऑप्शन में द्वितीय चतुर्थांश, ये भी गलत। तीसरा में दे दिया तृतीय चतुर्थांश, ये सही है। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा ऑप्शन है तृतीय, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो ठीक है, तो कहिए सवाल नंबर 50 और लास्ट सुनिएगा। कहता है कि बिंदु ए दिया हुआ है और इसका निर्देशांक दिया है 2, -5। अब कहता है में कोटि का मान क्या है। तो जो फर्स्ट वाला होता है उसको एक्स कहते हैं, इसी को कहा जाता है भुज। क्या कहा जाता है? और वाई वाले को वाई होता है, अब इसको कहा जाता है कोटि। तो आप बता दीजिए ना कोटि कवन हो गया? -5, 5 नहीं -5। यहाँ पे ऑप्शन 1 में दे दिया है 2, सही है? नहीं, ऑप्शन 2 में दे दिया -5, सही है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है, -5। हाँ, तो ये बताइए इसको फर्स्ट वाले को एक्स या भुज कहेगा और बाद वाले को वाई या फिर कोटि कहता है। ठीक है, नियम यही है, पहला वाला भुज और बाद वाला कोटि। तो कोटि पूछेगा तो बाद वाला बोलेंगे और भुज कहेगा तो पहले वाला। क्लियर है? इसी तरह से आपका ये पहला सेट जो था वो समाप्त हुआ। अगर इसी तरह का वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट करें ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय